गुड इवनिंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है हमारी मुलाकात एक बार फिर से। ठीक 4:05 अब हुए हैं दोस्तों, और तारीख आज 24 सितंबर 2024 है। क्लासेस एब्सोल्युटली लाइव। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। कृतिका साहू, खुशी श्रीवास्तव, ऋचा, पूजा कुमारी, प्रवीण कुमार, जिज्ञासा, मशूदा बेगम, माशूदा बेगम, ओके, अनुपम, अभिलाषा, मानसी, मोहम्मद सरफराज आलम। ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे स्क्रीन पर नजर आए हैं। जी, श्री लक्ष्मी, रूबी, नेचर, ये अच्छा नाम है, सुनील गोस्वामी, राजेश, शिवानी, महक, मेघा, राधा, ज्योति, शमशेर, अंकिता, भाग्यश्री, रश्मि, सत्यम, अनु, प्रदीप और चेताली गुप्ता। ये और भी कमेंट्स हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन बस मजबूरी है। आप लोगों के कमेंट्स इतने तेजी से आते हैं ना कि सारे के सारे नाम पढ़ पाना यहाँ पे बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन आप जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सारे के सारे लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि कल हमने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में अपने सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत की थी, जिसमें हम पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी या विविधता के बारे में। और डाइवर्सिटी में ही कल हमने अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बारे में बात की थी, या आप कह सकते हैं विविधता की समझ के बारे में बात की थी। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अबाउट डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, यानी कि विविधता और भेदभाव के बारे में आज हमें बात करनी है। थैंक यू सो मच सर, फाइनली आज मेरा नाम लिया आपने। ये बात है, टेंशन मत लीजिए, जल्दी जल्दी से सिलेबस करा दूं, फिर मैं एक दो क्लास ऐसी रखूंगा आपके बैच में जिसमें केवल और केवल पूरी क्लास में आप लोगों के नाम ही लूंगा मैं। ठीक है, चलिए। दिस इज पॉलिटिकल साइंस, यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता, और विविधता में ही आज हम बात करेंगे अबाउट डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं विविधता एवं भेदभाव। डाइवर्सिटी क्या है ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। डाइवर्सिटी किन किन फैक्टर्स से मिलकर बनती है, कैसे कैसे डाइवर्सिटी हमारे देश में डेवलप हुई है, ये सारी की सारी बातें हम कल की क्लास में कर चुके थे। अब हमें जानना है कि क्या डाइवर्सिटी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, क्या डाइवर्सिटी नेगेटिव भी हो सकती है, डिस्क्रिमिनेशन का कारण भी बन सकती है, या किसी भी तरीके से भेदभाव का भी कारण बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अबाउट डिफरेंसेस एंड प्रेजुडाइज। अंतर एवं पूर्वाग्रह। अंतर एवं पूर्वाग्रह। हम क्या हैं
और हम कैसे हैं, ये काफी सारे फैक्टर्स और काफी सारी चीजों पर निर्भर करता है। इसके बारे में हमने कल भी बात की थी। यानी कि हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हम किस जाति के हैं, हम किस रेस के हैं, हमारा खान पान क्या है, हमारा पहनावा क्या है, हमारी आदतें क्या हैं। इसके अलावा हम कौन कौन से खेल खेलते हैं, हम कौन कौन से उत्सव मनाते हैं, हमारे रीति रिवाज क्या क्या है। ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे वो कारक हैं जो बेसिकली हम लोगों में डाइवर्सिटी या एक प्रकार से विविधता को क्रिएट करने का काम करते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स। लेकिन हम लोगों में अंतर किस चीज का है, और वही अंतर किस तरीके से लोगों में प्रेजुडाइज बनने का काम या पूर्वाग्रह बनने का काम करता है, यही हमें जानेंगे। भाई आप जानते होंगे, किसी भी व्यक्ति के बारे में जाने बिना उसको लेकर किसी भी प्रकार की एक पूर्व धारणा बना लेना ही क्या कहलाता है, प्रेजुडाइज कहलाता है, यानी कि पूर्वाग्रह कहलाता है। दोस्तों मैंने कल आपको बताया कि हमारे देश में कुल 8 धर्मों का पालन किया जाता है। देयर आर मेनली 8 रिलीजन्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में कुल 8 समुदाय के लोग रहते हैं। हमारे देश में रहने वाले हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और जूस यानी कि यहूदी। हमारे देश में रहने वाले लोग कुल 8 धर्मों का पालन करते हैं, यानी कि कुल 8 रिलीजन्स हमारे देश में फॉलो किए जाते हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री। हमारे देश में छोटी बड़ी 1600 से भी ज्यादा भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आप जानते हैं आर ऑफिशियल लैंग्वेज या हमारी राजभाषा कौन सी है, हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी इज आर ऑफिशियल लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इज, और लिपि है देवनागरी। हमारे देश में 1600 से ज्यादा भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो हमारी राजभाषा हिंदी है और उसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, लेकिन 1600 से भी ज्यादा भाषाओं का इस्तेमाल हमारे देश में किया जाता है। देयर आर मोर देन 100 फोक डांसेस। हमारे देश में 100 से भी अधिक लोक नृत्य हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समुदायों के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न ओकेजन्स पर किए जाते हैं। कहने का मतलब इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्सिटीज। भारत में विभिन्नताओं या विविधताओं की भरमार है। हमारे देश में विविधता की भरमार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इतनी बड़ी डाइवर्सिटी हमारे देश में, इतनी बड़ी विविधता क्या हमेशा हमारी खुशी का रीजन बनती है? क्या हमेशा हमारे खुश होने का कारण बनती है? ऐसा नहीं है। कई बारी ये जो डिफरेंसेस हमारे में हैं, ये जो अंतर हम लोगों के बीच में है, ये हम लोगों के मन में प्रेजुडाइज या पूर्वाग्रह को भी जन्म देते हैं, पूर्वाग्रह को भी बनाने का काम करते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, भारत विविधताओं का देश है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर बहुत सारे समुदाय के लोग होते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग होते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों के लोग होते हैं, तो हम वहां पर
अपने जैसे किसी व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं। कहने का मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं, अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा का व्यक्ति कभी भी कंफर्टेबल होने की कोशिश एक मराठी के साथ नहीं करेगा, कभी भी वो कंफर्टेबल होने की कोशिश एक मद्रासी के साथ नहीं करेगा, या वो एक कभी भी कन्नड़ के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश नहीं करेगा। सर आप अपना इंस्टा बता दो, अभिषेक_सुमन_हिस्ट्री। मेरा नाम लिख लीजिए, आपको वैसे ही मिल जाएगा इंस्टा पे, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो हम खुश होते हैं ये देखकर कि हमारे देश में इतनी ज्यादा विविधता है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं लोगों के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे होते हैं जो शायद हमारे ही धर्म के होते हैं, शायद हमारी ही कास्ट के होते हैं, शायद हमारे ही जैसे रहन सहन के होते हैं, या शायद जो हमारे ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। नॉर्मली हम यही कोशिश करते हैं। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आपको ऐसी जगह पर भेज दिया जाए जहां पर 100 लोग हैं जो देश के अलग अलग राज्यों और अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, तो आपकी शायद सबसे पहले दोस्ती किससे होगी, या आप सबसे पहले उस व्यक्ति में इंटरेस्ट लेंगे जो कि आपके हरियाणा से ही बिलोंग करता होगा, जिसका कल्चर आप जैसा होगा। आप कोशिश करेंगे कि आपका रूममेट वही बने, आप कोशिश करेंगे कि सबसे पहली दोस्ती आप उसी के साथ करें, क्योंकि नॉर्मली अलग धर्म के लोगों के लिए, अलग समुदाय के लोगों के लिए, अलग कल्चर के लोगों के लिए हमारे मन में पहले से ही एक प्रकार की क्या बनी होती है, अवधारणा बनी होती है, एक पूर्वाग्रह या पूर्व अनुमान हम लगाकर रखते हैं उन लोगों के बारे में। और कई बारी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम व्यक्ति को जाने बिना ही, उसके बारे में कुछ भी जाने बिना, उसको लेकर एक पूर्व अनुमान लगा लेते हैं, एक प्रिजुडाइज बना लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी की किताब में परख का कमेंट है यहां पर, हरियाणा ऑन टॉप। बिल्कुल, हरियाणा बिल्कुल टॉप पर है। पता है किसमें? बेरोजगारी में। बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा हरियाणा में है। एक और चीज में हरियाणा सबसे ऊपर है, पता है आपको? भारत में सेक्स रेशियो सबसे कम हरियाणा का है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा से चलानी पड़ी। सर ये ऐप आईफोन में नहीं चलता है तो क्या करें? तो आप आईफोन को बेचकर सैमसंग का फोन ले लीजिए। हाँ जी, तो मैंने कहा है ना, मैंने कहा नहीं सर यूपी में, अरे मेरे भाई देखो यूपी में तो संख्या ही लोगों की ज्यादा है ना। अब हरियाणा से 10 गुना पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, समझ रहे हो? सर बट आईपीएस आईएएस सबसे ज्यादा हरियाणा में ही है। अच्छा जी, ग्रेट। कोई कह रहा है देखो गुजरात ऑन टॉप, कोई लिख रहा है नहीं सर हरियाणा ऑन टॉप, कोई कह रहा है महाराष्ट्र ऑन टॉप। अब देखिए, जो बात मैं कह रहा था ना वो लोगों आप लोगों ने साबित कर दी तुरंत। मैं भी आपसे कह रहा था कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी है ना, हम लोग अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं और सामने वाले को इन्फीरियर।
अब इस प्रकार की प्रेजुडाइज, इस प्रकार के पूर्वाग्रह है, इसके हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, गांव में रहने वाले लोग और शहर में रहने वाले लोग, है ना। अब आप दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो आप जानते हैं कि शहर, है ना, शहर के लोगों में गांव के लोगों को लेकर एक पहले से पूर्वाग्रह बना है, एक पहले से ही अवधारणा बनी है। अब जैसे अगर हम शहर के लोगों की बात करें, अर्बन लोगों के बारे में बात करें, शहर के लोगों को ऐसा लगता है कि यार गांव के लोग मूर्ख होते हैं, गांव के लोगों के पास ज्ञान कम होता है, गांव के लोगों को दिन दुनिया के बारे में कम पता होता है। ये अवधारणा किसके पास है? शहर में रहने वाले लोगों के पास। ऐसा नॉर्मली शहर में रहने वाले लोग को लगता है कि भाई गांव के जो लोग हैं वो शायद कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके अंदर नॉलेज की कमी होती है, ज्ञान की कमी होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो गांव के लोग हैं वो अज्ञानी टाइप के होते हैं, उनका रहन सहन बिल्कुल सिंपल सा होता है, उन्हें ज्यादा दिन दुनिया के बारे में नॉलेज नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग शहरों के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, यार ये जो शहर वाले होते हैं ना, है ना, ये बड़े खुदगर्ज टाइप के लोग होते हैं, ये बड़े ही सेल्फिश टाइप के लोग होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मनी ओरिएंटेड होते हैं। पैसे के लिए तो भाई साहब भाई भाई का कत्ल कर देगा शहरों में। गांव में तो फिर भी आज भी प्यार मोहब्बत आपस में बना हुआ है। लेकिन अगर, है ना, लेकिन अगर हम शहर के लोगों की बात करें तो गांव के लोगों का कहना है कि यार शहर के लोग बड़े ही आलसी टाइप के लोग होते हैं, बड़े ही सेल्फिश टाइप के लोग होते हैं, इन्हें केवल और केवल अपने से मतलब होता है और सिर्फ पैसे से मतलब, ये बहुत मनी माइंडेड लोग होते हैं। ऐसी अवधारणा गांव के लोगों में है शहर के लोगों के लिए। कहने का मतलब ये है कि एक गांव का व्यक्ति शहर के व्यक्ति से बात बाद में करेगा, बात बाद में करेगा, लेकिन सबसे पहले एक पहले से ही उसके लिए प्रेजुडाइज मन में लेकर बैठा रहेगा, या एक पूर्वाग्रह उसके मन में पहले से होगा उसके लिए कि भाई ये शहर का बंदा है ना, थोड़ा आलसी मिलेगा पक्का, ये शहर का बंदा है ना, ये पिज्जा बर्गर में ज्यादा बिलीव करता होगा, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी और सरसों के साग में ये कम बिलीव करता होगा। ऐसा मान लिया जाता है शहर के लोगों के लिए, है ना। गांव के लोग होते हैं, अरे भाई साहब इसको कोल्ड ड्रिंक ऑफर करने की जरूरत नहीं है, ये तो चाय पीने वाला आदमी है, इसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे या चाय, ये तो चाय ही ऑप्ट करेगा। कहने का मतलब है आप सामने वाले के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन केवल और केवल उसके रहन सहन के तरीके से आपने ये डिसाइड कर दिया कि वो व्यक्ति कैसा है, किस क्लास को बिलोंग करता है, वो किस तरीके का है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसी प्रकार का भेदभाव, इसी प्रकार की रूढ़िवादी सोच, स्टीरियोटाइप्स आपको लड़के और लड़कियों को देखने के लिए भी मिलते हैं। जिस तरीके से गांव और शहर के लोगों के बीच में अंतर किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से चैताली गुप्ता, सिर्फ आप लिख रही हैं कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, आपके अलावा यहाँ पे कोई ऐसा नहीं लिख रहा है। तो इसलिए चैताली, आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आवाज मेरी नहीं आ रही है या आपके फोन में से नहीं आ रही है। सर अब उल्टा हो गया है, गांव के लोग शहर की तरफ आ रहे हैं और शहर के गांव वालों की तरह बनना चाहते हैं। दीपांजी मेरे से पूछ रही है वेयर आर यू फ्रॉम। दीपांजी मैंने वो बात बोली है जो आपके चैप्टर में लिखी है, ये बात मैं खुद अपने घर से बना के नहीं लाया हूं। आई एम फ्रॉम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में रहता हूं। वैसे मैं बिलोंग करता हूं वेस्टर्न यूपी से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, लेकिन मैं रहता हूं उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, गाजियाबाद जिले में, जिला गाजियाबाद। नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल सुना होगा।
भारत का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर गाजियाबाद। अब जो अवधारणा हमारे मन में गांव और शहर के लोगों को लेकर है, अब वही अवधारणा बचपन से ही हम लोग लड़के और लड़कियों के बीच में भी रखते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा आपके घर में होता है या ऐसा मेरे घर में होता है। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं उन स्टीरियोटाइप्स के बारे में, उन रूढ़िवादी सोच के बारे में जो हमने लड़के और लड़कियों के लिए पहले से ही बनाकर रखी है। सर हम हिंदी वालों पर रहम कीजिए बेटे, मैं हर बात हिंदी में ही कह रहा हूं यार, मैं अंग्रेजी में कहां बोल रहा हूं। अब जैसे कि मैंने कहा कि भाई गांव और शहर के लोगों में क्या है, डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल वैसे ही कुछ अवधारणाएं हमारे मन में लड़के और लड़कियों को लेकर भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली हम क्या बोलते हैं या नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि भाई जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, ज्यादा इनोसेंट होती हैं। लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों की जो बात करने की टोन होती है वो थोड़ी सी लो होती है, थोड़ी सी कम होती है। ज्यादा इमोशनल लड़कियां होती हैं, बात बात पर रोना आ जाता है, आंसू छलक उठते हैं, गम का सैलाब उमड़ पड़ता है। ऐसा नॉर्मली किसके साथ होता है, लड़कियों के साथ होता है ना। लेकिन अगर हम उधर लड़कों की बात करें तो हम ऐसा मानते हैं कि भाई लड़कियों के कंपैरिजन में जो लड़के होते हैं ना वो थोड़े से ज्यादा नॉटी होते हैं, ज्यादा शरारती होते हैं, ज्यादा शरारती प्रवृत्ति के लोग होते हैं लड़के, अगर हम लड़कियों के कंपैरिजन में बात करें तो। दूसरी तरफ बचपन से ही भाई अगर हमारे घर में एक छोटा लड़का है और एक छोटी लड़की, लड़की रोएगी तो हम कुछ नहीं कहेंगे उसे, हम उसको सिर्फ यही कहेंगे कि बेटा चुप हो जाओ। लेकिन अगर लड़का रोएगा तो हम लड़के को क्या कहेंगे, अबे लड़का होकर रोते हो। लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, इसलिए रोने की जरूरत नहीं है। आप लड़के हो, अगर आपको थोड़ी बहुत चोट भी लग गई है तो कोई बात नहीं, आप स्ट्रांग हो, आप सहन कीजिए, आप जब्त कीजिए, यही होता है नॉर्मली। लेकिन ऐसा तो किसी संविधान में नहीं लिखा कि भाई लड़का रोने पर, लड़के के रोने पर कोई पाबंदी है और लड़कियों को रोने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, ऐसा नहीं है। मन शायद लड़के और लड़की दोनों का ही रोने का करता होगा, लेकिन बचपन से ही लड़कों के मन में ये भर दिया जाता है कि अबे लड़के हो, रोना नहीं है, आंख कटवा दोगे, आंख कटवा दी तो फिर गरियाए जाओगे, फिर कंटाप देंगे तुम्हें एक, लतियाए जाओगे फिर, यही होता है नॉर्मली। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही हम वर्क कल्चर में भी लड़की और लड़कों के बीच में क्या कर लेते हैं, डिफरेंसेस कर देते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि भाई कुछ प्रोफेशंस हमारे देश में ऐसे बने हैं जो केवल और केवल लड़कों के लिए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि केवल और केवल लड़कियों के लिए हैं। अब जैसे मैं देखूं, चलिए मैं स्टीरियोटाइप की ही बात करता हूं। ये सीटेट का बैच है, ठीक है, ये सीटेट का बैच है, और मैं मान लेता हूं कि चलिए सीटेट के इस बैच में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं आपके कमेंट्स को देखकर साफ साफ ये एनालाइज कर सकता हूं कि सीटेट के इस बैच में मोर देन 80% लड़कियां हैं और लेस देन 20% बॉयज लड़के हैं। अब आप खुद बताइए, अब आप खुद सोचिए, क्या क्या सीटेट कोई ऐसा प्रोफेशन है, सीटेट कोई ऐसा एग्जाम है, या टीचिंग कोई ऐसा एग्जाम है, ठीक है, जिसमें लड़के इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, केवल लड़कियां इंटरेस्ट लेती हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई। टीचिंग प्रोफेशन तो लड़की और लड़कों दोनों के लिए बराबर है, लेकिन हम लोगों के दिमाग में स्कूल टाइम से ही एक चीज डाल दी जाती है कि अगर आप लड़की हैं तो आपको बड़े होकर टीचर बनना है, और अगर आपको टीचर नहीं बनना है
और अगर आपको टीचर नहीं बनना है तो आप नर्स बन जाइए। यही दो प्रोफेशन है जो सबसे अच्छे होते हैं लड़कियों के लिए। अगर आप टीचर बनेंगी तो आपको घर और प्रोफेशन दोनों को बैलेंस करने में बड़ी आसानी होगी, दोनों को मैनेज करने में बड़ी आसानी होगी। तो ऐसा माना जाता है कि भाई टीचिंग प्रोफेशन लड़कियों के लिए ही है, इसीलिए हर लड़की को, है ना, हर लड़की को क्या कीजिए, आप बीएड करवाइए, सीटेट क्वालिफाई करवाइए और टीचर बना दीजिए। उसी का नतीजा है। अब आप मुझे ईमानदारी से बता दीजिए, आप में से कितनी ऐसी लड़कियां हैं, ठीक है, जिन्होंने खुद स्टार्टिंग से टीचर बनने का सोचा था, या जिन्होंने खुद ये डिसाइड किया था कि मुझे टीचर बनना है खुद। ठीक है, अब आप अगर अपने ही बारे में सोचेंगे, तो ऐसा नहीं कहता हूं कि सारे के सारे लोगों के साथ ऐसा ही है, लेकिन आप में से ज्यादातर ऐसी लड़कियां होंगी, आप में से ज्यादातर ऐसी महिलाएं होंगी जो सीटेट की तैयारी अपने मन की आवाज सुनकर नहीं, शायद अपने हस्बैंड की आवाज सुनकर कर रहे होंगे, शायद अपने पेरेंट्स की आवाज सुनकर कर रहे होंगे, शायद आपके घर वाले ऐसा चाहते हैं, शायद इसलिए आप कर रहे होंगे। हो सकता है आपने आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले अपने लिए कुछ और सोचा हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है या जो विविधता है, वो केवल और केवल पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव भी है। जहां एक तरफ गांव और शहर के लोगों में हम फर्क करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम लड़के और लड़कियों में भी क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं। लड़के और लड़कियों को लेकर हमने कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं बना ली हैं, और आप जानते हैं इसके अलावा चलिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। आप जानते हैं, है ना, कि हमारे देश में बहुसंख्यक हैं हिंदू कम्युनिटी के लोग। जो हमारे देश में हिंदूज हैं या जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी संख्या लगभग 80% है। उसके अलावा बाकी जो 20% पॉपुलेशन है, उसमें बाकी सारी की सारी कम्युनिटीज क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। और अगर हम सेकंड हाईएस्ट नंबर की बात करें, संख्या की बात करें, तो आप जानते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो संख्या में हिंदुओं के बाद दूसरे नंबर पर हैं। हालांकि माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी दूसरा नंबर किसका आता है, मुस्लिम्स का आता है। तो आप खुद देख लीजिएगा, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो केवल और केवल इस बात पर भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं कि सामने वाला हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है या मुस्लिम कम्युनिटी से। क्योंकि ज्यादातर, है ना, ज्यादातर दिमाग में ये अवधारणाएं बनी होती हैं कि भाई जो मुस्लिम फैमिलीज होती हैं, तो मुस्लिम फैमिलीज होती हैं, उन मुस्लिम फैमिलीज में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। वो मुश्किल से स्कूलिंग करती हैं, मुश्किल से स्कूल पास करती हैं, उसके बाद उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, कहने का मतलब सिंपल सा है कि हम लोग केवल और केवल पुरुष और महिला में ही भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हम केवल शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले लोगों के बीच में ही भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हम लोग, है ना, धर्म के नाम पर भी, हिंदू और मुसलमान होने के नाम पर भी भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा माना जा, या क्योंकि हमने ऐसा मान लिया है, हमने ये अवधारणा बस बना ली है मन में कि भाई जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो लोग अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं करते हैं, वो कम पढ़ाया लिखाया करते हैं, या वो कम पढ़े लिखे होते हैं। और जो हिंदूज होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ये भी एक प्रकार की क्या है, अवधारणा है। तो जहां एक तरफ धर्म को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है, वहीं केवल अगर आप एक धर्म की ही बात करें, तो एक धर्म के अंदर भी आप देखेंगे कि जातियों को लेकर, कास्टिज्म को लेकर भी कई सारे क्या मिलते हैं, भेदभाव देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिंदुइज्म की ही बात करें, तो आप जानते हैं कि हिंदुइज्म में भी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट होती हैं। अगर हम एंशिएंट पीरियड की बात करें, अगर हम प्राचीन काल की बात करें, तो मनुष्य के 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
तो जो लोग वेदों का पाठ किया करते थे, धार्मिक कार्य किया करते थे, जो ज्ञानी हुआ करते थे, इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे, उन्हीं को तो क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था। जो लोग रक्षा करते थे, लड़ा करते थे, रूल किया करते थे, रूलर्स हुआ करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? क्षत्रिय कहा जाता था। जो लोग व्यापार किया करते थे वो वैश्य कहलाते थे, और जो कृषि करते थे और बाकी तीनों कैटेगरीज या वर्णों की सेवा करते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। लेकिन शूद्र के बाद भी एक ऐसी कम्युनिटी थी जिनको कहते थे अनटचेबल्स, जिनको अछूत कहा जाता था। और आप जानते हैं, अगर हम अनटचेबिलिटी की बात करें, अगर हम अस्पृश्यता की बात करें, तो हमारे ही देश में एक ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं, एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी हुए हैं, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आप जानते हैं कि अगर हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही एग्जाम्पल लें, तो शायद इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, सबसे ज्यादा डिग्रीज हासिल करने के बाद भी, अगर किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहन करना पड़ा या फेस करना पड़ा, तो ही वॉज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और यही रीजन है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड की गई, विच इज फंडामेंटल राइट्स, जो है मौलिक अधिकार, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, भाग 3 में है। और हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में या भाग 3 में 6 फंडामेंटल राइट्स या 6 मौलिक अधिकार रखे गए। और उन 6 मौलिक अधिकारों में सबसे पहला ही मौलिक अधिकार क्या होता है? राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। और आज आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो भारत में, भारत का नागरिक होते हुए कोई भी व्यक्ति आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है, किसी भी प्रकार की छुआछूत का कोई व्यवहार नहीं कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समानता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी का प्रोविजन कर दिया गया है। और अगर हम समानता के अधिकार की बात करें, अगर राइट टू इक्वालिटी की बात करें, तो आप जानते हैं कि किस किस प्रकार की इक्वालिटी की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून की नजरों में सब एक समान। आर्टिकल 15 में सीधे सीधे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड बर्थ प्लेस, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 16 में है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स, लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 17 में है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स या उपाधियों का अंत भारत से कर दिया गया है, कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम से पहले या नाम के बाद अपनी उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो कल की क्लास में हमने जाना डाइवर्सिटी क्या है, विविधता क्या है, और विविधता की समझ क्या है, किस किस तरीके से विविधता बनती है। लेकिन वही विविधता, वही डिफरेंसेस या वही जो विविधता है या डाइवर्सिटी है, वो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन भी बन सकती है, किस तरीके से भेदभाव का कारण भी बन सकती है, उसी के बारे में हमने आज बात की। ठीक है।
अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं जो आपको करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, आपको अपनी एनसीईआरटी की 6th स्टैंडर्ड की बुक से सबसे पहला चैप्टर जो है डाइवर्सिटी, उसको रीड आउट करना है। सिर्फ एक बार उसको रीड करना है, सिर्फ एक बार उसको पढ़ना है। और दूसरा काम आपको ये करना है, आपको अपने हाथों से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाथों से नोट्स बनाएंगे तो नोट्स ही बनाते रह जाएंगे, इतना टाइम आपके पास है ही नहीं। तो हम लोगों ने आपके बैच में ही एनसीईआरटी के की नोट्स अपलोड किए हुए हैं। उन एनसीईआरटी की नोट्स को जब आप पूरे के पूरे चैप्टर की रीडिंग कर लें, तो बस आप एनसीईआरटी की जो नोट्स हैं, की जो पॉइंट्स हैं, उनको एक बार रीड आउट कर लीजिए, उनको एक बार पढ़ लीजिए। पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग चैप्टर की आपके दिमाग में होगी। और जब हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए या पूछे जाते हैं। समझ के बात? सर बुक नहीं है, देखिए अगर आपके पास बुक नहीं है, ठीक है ना, तो मैं कोई खर्चे वाला काम नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, एनसीईआरटी बुक्स ले लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए एनसीईआरटी बुक्स। अब आप देखिए सबसे पहला ही लिंक आपको क्या मिलेगा, ncert.nic.in टेक्स्ट बुक। अब यहां पर लिखा है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स पीडीएफ 1st to 8th। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको चाहिए ये चैप्टर जो मैंने आज आपको पढ़ाया, आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, बहुत इजी है करना। सेलेक्ट क्लास, अब आपको क्लास सेलेक्ट करनी है 6th स्टैंडर्ड। सेलेक्ट सब्जेक्ट सोशल साइंस। ठीक है, अब सोशल साइंस में बुक का टाइटल, पूरी की पूरी पीडीएफ जो है क्लास की, वो आप यहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, जो चैप्टर हमने पढ़ा है, ये चैप्टर आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा, बस आपको एक बार रीड आउट करना है। ठीक है, और एक और चीज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन चीज, आप ये क्यों सोच रहे हैं, है ना, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मैं आपको एनसीईआरटी क्यों कह रहा हूं पढ़ने के लिए। आप मुझे खुद एक छोटी सी चीज बताइए, आप मुझे खुद एक छोटी सी चीज बताइए, कल को आप टीचर बन जाएंगे, सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करके आपको करना क्या है। ऐसा तो नहीं है कि सीटेट का पेपर क्वालिफाई हुआ और आपको सीधा स्कूल में टीचर बना दिया गया। ये तो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी है, इसके बाद आपको एक टीचर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना होगा, वो भी क्वालिफाई करना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीटेट क्वालिफाई करके किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वहां पे भी तो आपको 6th 7th 8th स्टैंडर्ड को पढ़ाना पड़ेगा। तो जब आप पढ़ाएंगे तो आपको रेफरेंस तो कहां से लेना होगा, एनसीईआरटी से लेना होगा ना। अब जब आप एनसीईआरटी से रेफरेंस लेंगे तो अल्टीमेटली आपको पढ़नी तो एनसीईआरटी ही है ना, आपको जिंदगी भर पढ़ाना तो एनसीईआरटी से ही है ना। बाकी आप नोट्स सेक्शन में जाएंगे तो नोट सेक्शन में जाकर आपको वहां पर एनसीईआरटी की नोट्स मिलेंगे, जहां पर आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के की पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनको आपको रीड आउट करना है। साथ में अगर आप एनसीईआरटी का चैप्टर रीड आउट करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभी हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम होगा, डेफिनेटली उस दिन देखिएगा आप, क्वेश्चन देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, क्योंकि आपको सब कुछ आता होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। एक और होमवर्क सुन लीजिए, इंस्टाग्राम पे जाइए फटाफट से, वहां पर मेरा नाम लिखिए अभिषेक_सुमन_हिस्ट्री, और फटाफट से मुस्कुराता हुआ मेरा चेहरा वहां पे आपको मिलेगा, उस पर फटाफट से मुझे फॉलो कर लीजिए जल्दी से। ठीक है।